बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डबल एम न्यूज़ सबके साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आकाश इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पुलिस लाइन में, जहाँ पर मुमकिन कर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो है वो फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया और यहाँ पर हर किस्म की सर्विसेज दी जा रही, चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट की सर्विसेज हो, फिजियोथेरेपिस्ट की सर्विसेज हो, ब्लड बैंक भी लगाया गया और तमाम तर इन शॉर्ट तमाम तर जो मेडिकल सर्विसेज है वो यहाँ पर दी जा रही हैं उन लोगों को जो कि वो अपना इलाज नहीं करवा सकते, मेडिसिन नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए जो है वो फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। आइए अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो किसी मेडिसिन के बगैर सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के जरिए लोगों को ठीक करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस डिपार्टमेंट के हवाले से, लोगों को किस तरह आप एक्सरसाइज करवा कर उनको जो है मूवमेंट करवा कर उनको ठीक कर देते हैं कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही मंथ्स में? क्या कहना चाहेंगे इस इलाज के हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास अक्सर जब पेशेंट्स आते हैं वो यही कंप्लेन करते हैं कि भई हमारे कमर का मसला है, कंधा जाम है या ऑपरेशन करवाया है, उसके बाद जो कुछ अर्सा प्लास्टर लगा रहता है, कोई भी वो ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद जोड़ों में अकड़ाव आ जाता है, पट्टों में अकड़ाव आ जाता है, तो वो 100% ये फिजियोथेरेपी से ठीक होता है। तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके आस-पास कोई ऐसा पेशेंट है, फालिज का है, जैसे अब किसी को फालिज होता है, ज़ाहिर बात है मेडिसिन तो उनकी चलेगी, वो ट्रीटमेंट लाज़मी है, बगैर मेडिसिन के भी फालिज ठीक नहीं होता। लेकिन उसके साथ जब तक आप फिजियोथेरेपी नहीं कराएँगे, पेशेंट आपका मूवमेंट जब तक नहीं आएगी, वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ नहीं आ सकता। हम फालिज वाले पेशेंट को यही करते हैं, उसको रिहैबिलिटेशन देते हैं, उसको करते हैं, उसको उसकी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर आते हैं। इसी तरह कोई बच्चे हैं जो पैदाइशी माज़ूर हैं, उनके हाथ-पाँव टेढ़े हैं या गर्दन नहीं सँभाल सकते, वो भी 100% फिजियोथेरेपी से ठीक होते हैं। ऐसे कोई मस्कुलर पेन है, जॉइंट्स का इश्यू है, तो वो 100% फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं। जैसे आज कैंप है, यहाँ पर इन्होंने कैंप लगाया पुलिस लाइन में, तो हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, तो हम उनको सेशंस भी दे रहे हैं। एक सेशन आज का भी जो उनको मज़ीद गाइड भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनको रिलीफ भी मिला है। यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह गाइड वगैरह करती है अपने पेशेंट्स को। अच्छा, मुझे बताएं कि मुतवाज़िन ग़िज़ा बहुत ज़रूरी होती है सेहतमंद रहने के लिए, इस बारे में, और आपने फ्री मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? जी, यहाँ पे मैंने फ्री कैंप लगवाया है न्यूट्रिशनिस्ट का। मैं डायटीशियन हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हमारा काम है कि ना हेल्दी डाइट देना, ठीक है? मेडिसिन के लिहाज से तो हम डॉक्टर्स वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल डाइट जो होती है, हेल्दी डाइट जो है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ठीक है? कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम उस पेशेंट को उसकी डिज़ीज़ के मुताबिक हम डाइट प्लान बना के देते हैं, ताकि उसको उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो, ठीक है? वो अपनी दवाइयों से छुटकारा पाए, ठीक है? और ये मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है वो नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करे और अपनी ये ज़िंदगी गुज़ारे। हमारे साथ मौजूद है अलमीन हैदर, उनसे जानते हैं कि ये जो ब्लड कैंप लगाया गया, किस तरह किया जाता है और कितना वजन होना चाहिए अगर किसी ने ब्लड वगैरह डोनेट करना है? जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलवीन है। मैं रीजनल ब्लड सेंटर में बतौर एग्जीक्यूटिव अफसर काम कर रहा हूँ। ब्लड डोनेशन बेसिकली एक हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन हर इंसान ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ब्लड जैसे आपको पता है कि ना किसी दुकान से मिलता है, ना किसी फैक्ट्री में बनता है। तो हम जो ब्लड अतिया करते हैं, तो ही लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। इसके लिए कम से कम वज़न 50 किलो होना बहुत ज़रूरी है। जो इससे कम जिसका वज़न होता है, तो वो ब्लड अतिया नहीं कर सकता। उसके बाद 25 सवालात किए जाते हैं उसकी सेहत के हवाले से। इसका इतना सख्त मयार होता है कि अगर किसी ने कोई डिस्प्रिन या एस्पिरिन ली हो, वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। जब अगर वो क्राइटेरिया बीट कर जाता है, तो उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है, जिसमें उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट एंड में उसका एचपी लेवल टेस्ट किया जाता है। एज पर WHO कम से कम 13 पॉइंट्स होना फॉर मेल्स इज़ कंपलसरी। इतना होगा तो वो डोनेट कर सकता है, अदरवाइज वो डोनेट नहीं कर सकता। यहाँ पर मुमकिन कर की मेंबर है ना हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर जो है वो सब कुछ एक्टिविटीज वगैरह को देख रही है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस कैंप के हवाले से। जी अना, क्या कहना चाहेंगी? जी, हमने मेडिकल कैंप स्टार्ट किया है और ये एक तरह से हमारा फ्री कैंप है और लोगों ने बहुत से यहाँ पे आके अपने चेकअप करवाए हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो इस चीज़ पे अपना चेकअप करवा सकें, तो मुमकिन कर की तरफ से ये सारा उनको प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं, टेस्ट के सहूलियात भी मौजूद है, लेबॉर्ट्री टेस्ट भी हो रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। क्या कहना चाहेंगी कि लोगों को मुस्तफ़ीद किया जा रहा है, क्या वो वाकई सेटिस्फाई हैं? जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैटिस्फाइड हैं और वो चाहते हैं कि आगे इसी तरह के जो कैंप्स हैं वो चलते रहें और लोगों को इस चीज़ से जो है ना वो काफ़ी हेल्प होती है।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर मुमकिन करके जो है वो प्रेसिडेंट मौजूद हैं जिन्होंने ये एक्टिविटीज़ का जो है वो ऑर्गेनाइज किया है इस एक्टिविटी को। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस एक्टिविटी के बारे में? फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया पुलिस लाइन में और किस तरह के डॉक्टर्स और क्या-क्या जो है वो डिपार्टमेंट आपने यहाँ पर किया है, न्यूट्रिशन, डर्मेटोलॉजिस्ट और डिफरेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं तो देखने को मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी ऑफ कोर्स ये चीज़ बहुत हम लोगों ने मीटिंग्स में डिसाइड किया है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस मौजूद थी। यहाँ पर मुल्तान में लाइक निश्तर थे, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा बाहर जाएं तो यहाँ पे किला है और फिर उसके बाद शुजाबाद वाली साइड है। लेकिन वहाँ पर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे मेडिकल कैंप्स होते रहते हैं, तो उसके बेस पे हमने इस दफ़ा जो है लोकेशन चेंज किया कि ये जो पुलिस बेस्ड है जो कि सुबह शाम लोग काम कर रहे हैं, इनके लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप्स कोई नहीं लगा था। तो इस वजह से हमने यहाँ पर स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनकी डाइट प्लान्स के लिए हमने यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट जितने भी हैं वो अरेंज किए हैं। ज़्यादा हमारा यही था कि ये जो कि सुबह शाम काम करते हैं तो इनकी डाइट्स का प्लान होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इनके लिए डिफरेंट जो है टेस्ट का अरेंज करवाया, जिसमें थैलीसीमिया, हेपेटाइटिस बी, सी, शुगर टेस्ट, बीपी, तो वो डिफरेंट हमारे पास इनके लिए मौजूद है ना टेस्ट वगैरह। तो और इसके इंस्टेड हमारे पास डेंटिस्ट भी मौजूद हैं जिसको कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं, लाइक कोई साइकेट्रिस्ट वगैरह मौजूद हैं उनकी मोटिवेशन के लिए। तो जितने भी इनके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं जो कि ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते किसी को फील्ड में, जो टफ़ फील्ड है इनकी, इस वजह से इनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक 1 डे कैंप अरेंज किया है ताकि ये लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं, डिफरेंट स्कैंडल सोसाइटीज़, वेलफेयर सोसाइटीज़ होती हैं, उनके सामने आते रहते हैं और लोग यकीन नहीं करते, जो डोनर होते हैं वो डोनेशन नहीं देते, जिनका हक होता है उन तक नहीं पहुंचता। तो इस चीज़ को आप किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जितने केसेस आते हैं हम उनका एक ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड बना कर रखते हैं कि कोई भी डोनर है वो आकर जो है हमारे उस रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है। और वो हमारी जो पेमेंट प्रोसीजर है वो इस तरह होता है कि हम लोग जो केसेस को वेरीफाई करके देते हैं। अगर डोनर चाहता है तो वो डायरेक्टली उस स्टूडेंट को भी प्रोवाइड कर सकता है स्कॉलरशिप, वो हमारे थ्रू जाएगी नहीं, वो डायरेक्टली उस स्टूडेंट को प्रोवाइड करे ताकि उसको एक खुद पीस ऑफ माइंड हो कि मैंने उस पर्सन को खुद उतने पैसे पहुंचा दिए हैं। और बाकी हम लोगों के जो अकाउंट्स हैं, बैंक यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स हैं, उनके अंदर हम डिपॉजिट करवाते हैं पैसे के जो स्टूडेंट है वो उसके हाथ में कैश ना दिया जाए, वो हमें आके फ़ी वाउचर दे, हम उसकी फ़ी खुद पे करेंगे, उसको हम पेड फ़ी वाउचर रिटर्न करेंगे ताकि वो कोई एक्स्ट्रा पैसे ना लेकर जा रहा हो या वो उस पैसों को किसी और सोर्सेज के लिए यूज़ ना कर रहा हो। और जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे हमारे पास ट्रांसपेरेंट रहेंगे ताकि कभी भी कोई आए तो उसे आके चेक कर सके। अच्छा, ये सोसाइटी बनाने का, मुमकिन कर वेलफेयर सोसाइटी बनाने का पर्पस क्या था? किस तरह आइडिया आया? किस तरह आपने जो है इसको मैनेज किया? क्योंकि इसके लिए तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, तो ये सब आपने किस तरह मैनेज किया? किस तरह आइडिया आया? बेसिकली तो हमारी सोसाइटी हमारे पैट्रन मिस्टर फरहान मीर ने शुरू की थी, जो हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी हैं। और ये ईयर वाइज ईयर जो है प्रेसिडेंट्स इसके चेंज होते रहते हैं। हुसैन से पहले प्रेसिडेंट मैं था, अब हुसैन प्रेसिडेंट है। इस तरह हर ईयर जो है डिफरेंट प्रेसिडेंट आता है। जो सर फरहान का कॉन्सेप्ट था, उस टाइम हमारी यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं थी जो पाकिस्तान की अपलिफ्टिंग के लिए काम कर रही हो मुल्तान रीजन के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी काम थे, जैसे प्लांटेशन ड्राइव्स थी, स्कॉलरशिप तो हमारा बेसिकली है ही, ख़वातीन जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं, मतलब जो बेवा होती हैं, उनकी मदद के लिए राशन ड्राइव्स हो गए, विंटर के अंदर विंटर के कपड़े हो गए। ये सारी ड्राइव्स के लिए कोई एक बेसिक सोसाइटी नहीं थी जो सिर्फ मुल्तान पे फोकस करके काम कर सके। जनरल सोसाइटीज़ लाइक अल खिदमत वगैरह ये सब तो थी जो ओवरऑल पाकिस्तान काम कर रही थी। तो जब इन्होंने इनिशिएटिव लिया था आज से तकरीबन 13-14 साल पहले, तो हमें सर अक्सर बताते होते हैं कि उन्होंने पहला डिपॉजिट 5,000 का किया था और उन्हें ये नहीं पता था कि किस तरह बाकी की अमाउंट आएगी। और इस टाइम हमारे पास ओवर द लाइक 15 ईयर्स हम लोग 1.5 से 2 करोड़ की अमाउंट जो बच्चों की सिर्फ फीसिस के ऊपर अप्लाई कर चुके हैं। और ये लोग वसीला बनते दूसरे लोगों के वसीले की मदद का।